गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि ये जो कल अपन ने सारणियाँ जो पढ़ी थी, व्यक्तिगत सारणी, खंडित सारणी और सतत सारणी, तो सारणियों को आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो सारणियों को बनाने के लिए बार बार तो सारणियाँ बनाने के लिए अपने को पहचान होना चाहिए कि कौन सी सारणी का क्या नियम है, कौन सी सारणी किस प्रकार से बनेगी। इस बात का अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए, व्यक्तिगत सारणी को तो बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो तो एक साधारण से मान होते हैं। उन मानों को लिखना ही वो खाली व्यक्तिगत सारणी मानी जाएगी। उन मानों को लिखते ही वो व्यक्तिगत सारणी मानी जाती है। तो व्यक्तिगत सारणी के लिए तो विशेष आपको कोई रेगुलेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपन बनाना देखेंगे कि खंडित सारणी और सतत सारणी ये किस प्रकार से बनती है और कैसे ये तैयार की जाती है। तो आओ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पहले खंडित सारणी को किस प्रकार से बनाया जाता है। आओ एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए 20 विद्यार्थियों के 10 में से प्राप्त अंक है। 10 में से प्राप्तांक है। तो इन प्राप्तांक की आपको सारणी बनानी है और खंडित सारणी बनानी है। हालांकि वो तो प्रश्न में बोलता है कि आपको सारणी कौन सी बनानी है। अगर कोई नहीं कहा तो खंडित सारणी तो आपको बनानी है। भाई व्यक्तिगत सारणी तो ऑलरेडी दी हुई रहती है, जो आपको सूचना दी हुई है वो व्यक्तिगत सारणी है, ये मान लीजिए आप। तो अब आपको 20 विद्यार्थियों के 10 में से प्राप्तांक दिए गए। तो मैं 10 में से प्राप्तांक लिखता हूँ। 1, 2, 3, 5, 8, 10, 8, 10, 9, 7, 1, 2, 2, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19 और ये 20 विद्यार्थियों के आपको प्राप्तांक दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों से आपको तालिका बनानी है। तालिका बनानी है और इस तालिका को देखिए किस प्रकार से अपने को बनाना है। अब 20 विद्यार्थियों की प्राप्तांक दे रखे, इन प्राप्तांकों की आपको तालिका इस प्रकार से बनानी है कि इसका मिलानचिन्ह भी अपने को बनाना है। अब बनाना किस हिसाब से है वो देखिए आप। सबसे पहले आप मान लिखेंगे, क्योंकि खंडित सारणी में सबसे पहले मान लिखे जाते हैं। तो आप खंडित सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आप उसके मान लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लिखूंगा, यानी कि प्राप्तांक, और उसको कहा जाता है प्राप्तांकों को x, और यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या इसको कहा जाएगा इसकी बारंबारता। और जो बारंबारता आएगी उसका आप मिलान चिन्ह भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। मिलान चिन्ह का कॉलम आप बीच में बना सकते हैं। बारंबारता की संख्या के इस विद्यार्थियों की संख्या के साथ आप मिलान चिन्ह यहाँ लिख सकते हो और बाद में विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हो। बात देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मिलान चिन्ह यदि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने प्राप्तांक लिखे, तो प्राप्तांक 10 में से थे। तो आप यहाँ पर पहले से 1 से लेकर के 10 तक के प्राप्तांक लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। अब 10 तक के प्राप्तांक थे। अब उस 10 तक के प्राप्तांकों का आपको बारंबारता बतानी है। अब बारंबारता कैसे बतानी है वो देखिए। आप पहले ही सारणी के अंदर जो आपको ऊपर से जो मान दे रखे उन मानों में से चेक करें कि एक नंबर कितने विद्यार्थियों के आया। एक नंबर कितने विद्यार्थियों के आया। तो आप एक नंबर प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को गिन लो, यानी कि एक को गिन लो कि एक कितनी बार आया है। इसका मतलब ये समझ जाना कि एक नंबर इतने विद्यार्थियों के आया है। एक नंबर इतने विद्यार्थियों के आया है। तो गिनो, एक, यहाँ पर दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एक नंबर आया है। तो एक के सामने मैं लिखूंगा 2 और उसका मिलान चिन्ह होगा ये 2। ये खंडी सारणी है। अब आ जाओ 2 में। 2 आप गिन लो कि 2 कितनी बार आया है। इसका मतलब है कि उतने ही विद्यार्थियों के 2 नंबर आए हैं। भाई जितनी बार 2 आया होगा इसका मतलब है कि विद्यार्थी उतने ही हैं जितने की 2 नंबर आए हैं। तो 2 देखो, 1, 2, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 2 नंबर आए। तो आप इसका मिलान चिन्ह लिखेंगे 1, 2, 3 खड़ी पाई लगा देंगे आप, उसका भी मिलान चिन्ह बन जाएगा। तो 2 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। अब आ जाओ नंबर 3 में। 3 नंबर कितने विद्यार्थियों के? एक विद्यार्थी। तो 3 नंबर एक विद्यार्थी के आया, तो ये 3 नंबर एक विद्यार्थी का आप एक मिलान चिन्ह के तौर पर 1 लिख देंगे। आ जाओ 4 कितने विद्यार्थियों के आया? एक विद्यार्थी के लिए आप 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पर खाली। 5 कितने विद्यार्थियों के आया? मात्र एक विद्यार्थी की, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, खड़ी पाई लगाना है 1 केवल। अब आ जाओ 6 कितने विद्यार्थियों के आया? 6 आया कितने विद्यार्थियों के? 1 और 2 विद्यार्थियों के। 2 विद्यार्थियों के 6 नंबर आया, 1 और ये 2। 7 कितने विद्यार्थियों के आया? 1 विद्यार्थी की, यहाँ पर लिखेंगे 7, 1 विद्यार्थी और खड़ी पाई के तौर पर 1 लगा देंगे। 8 कितने विद्यार्थियों के आया? 1, 2, 3 विद्यार्थियों के 8 नंबर आए। तो 1, 2, 3। अब 9 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया? 1, 2 विद्यार्थियों की। और 10 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया? 1, 2, 3, 4 5 विद्यार्थियों के 10 नंबर आया। तो 5 कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैसे लिखा जाएगा? कैसे? 1, 2, 3, 4। लास्ट वाली जो पाई है, लास्ट वाली पाई का आपको प्रथम वाली पाई के नीचे से मिलान करना है। नीचे तक क्या करना है? मिलान करना है। वो होता है 5। अब आगे देखिए, ये तो बढ़ गई आपकी सारणी। अब इस सारणी को बनाने के बाद आप विद्यार्थियों की संख्या का आप टोटल लगा के देख लें कि ये जो सारणी बनी है ये सारणी सही है या गलत है। इसका अपने को पता चल जाएगा। तो आप इनकी सारणी का आप टोटल लगा लेंगे। इसको बोलते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप योग लिख सकते हैं। योग विद्यार्थियों की संख्या का 5, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 20। और विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी थी? 20 विद्यार्थी थी। तो इस प्रकार से आप इनकी खंडी सारणी बना सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली 14.2 में मैं बात करता हूँ। प्रश्नावली 14.2 में आपको कक्षा 8 की
के कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप दे रखे। अब किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब इसमें देखो आपको ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी ओ ए बी और बी, इस प्रकार से आपको ब्लड ग्रुप दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसकी सारणी बनाओगे। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। सीधी सी बात है कि जो बारंबारता जिसकी ज्यादा होगी वो रक्त समूह ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता कम होगी उसका रक्त समूह कम होगा। अब आप इनमें आंकड़ों की संख्या को देख करके बता सकते हो कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आए। तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी कितने नंबर प्राप्त करें, सबसे ज्यादा विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थी की संख्या कितनी थी इसमें 5, इसका मतलब 5 विद्यार्थियों ने कितने प्राप्त किए, 10 नंबर प्राप्त किए। मैं कहूँ 5 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो 5 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1। तो वो तालिका के माध्यम से जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपको तालिका से देना है, इस टेबल से देना है, सारणी से देना है। जो भी आपने खंडित सारणी बनाई है, इस खंडित सारणी से अपने को प्रश्नों का क्या करना है, जवाब देना है। तो आपको क्या करना है, ये आपको ब्लड ग्रुप दे रखा है, उस ब्लड ग्रुप को आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना है रक्त समूह, रक्त समूह ए ओ ए बी ओ और भी है रक्त समूह कौन कौन सा है, 4 ये। तो अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर जिसको कह सकते हैं रक्तदाता, विद्यार्थियों के रक्त समूह, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्नावली 14.2 का पहला सवाल है। अब विद्यार्थियों की संख्या, अब रक्त समूह को तो x मान लेंगे और विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। अब इनका यदि आप मिलानचित्र बनाना चाहो तो आप मिलानचित्र क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप गिन लो कि A रक्त समूह है, A उस प्रश्न में कितनी बार आया है, आप काउंट कर लें। अब जैसे इसमें कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो यहाँ पर एक समूह के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9। अब वहीं पर अंदाजा लग जाएगा कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। इसी प्रकार आपको बी को काउंट कर लेना है और उसका बार यहाँ लिख देनी है। जैसे ही आपका टोटल हुआ तो आप इनका टोटल जरूर करें, योग जरूर करें। योग करने से अपने को क्या होगा, एक बात का पता चल जाएगा कि प्रश्न में जितनी संख्या दे रखी है उतनी संख्या हमारे प्रश्न में आई या नहीं, आपके जवाब में आई या नहीं आई, उससे पता चल जाएगा। अब जितने भी टोटल आएगा उस टोटल का आपको तो जितना भी टोटल आएगा उस टोटल को आपको उस प्रश्न के अंदर मैच कर लेना है कि विद्यार्थियों की संख्या जितनी थी उतनी है अथवा नहीं है, विद्यार्थी की संख्या जितनी है या उतनी है या नहीं है। अब जितना टोटल यदि आता है उस टोटल को अपनी पुस्तक से मिलान कर लेंगे, प्रश्न से मिलान कर लेंगे, जो भी प्रश्न से मिलान किया उसे पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा बनाई गई जो सारणी है वो सही है, और जो मान थे उन मानों की जो बारंबारता लिखी है वो बारंबारता सही है, वो बारंबारता सही है। आइए प्रश्न नंबर 2 में, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की आपको दूरियां किलोमीटर में दी गई है। 0 से 5 को, जिसमें 5 शामिल नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए इन आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत सारणी, यानी आपको खंडित सारणी बनानी है। और इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलेंगे।
देखिए अब आपको इसका क्या करना है, एक तालिका बनानी है। अब खंडी सारणी बनानी है आपको। खंडी सारणी कैसे बनेगी, यहां पर तो लिखेंगे दूरी किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में, और वो भी कैसे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब अधिकतम दूरी कितनी आएगी, वो तो प्रश्न बताएगा कि सबसे ज्यादा दूरी कितने किलोमीटर है। अब सबसे ज्यादा दूरी 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो अपन ने 25 से 30 और 30 से 35 ये अनुसार। अब आपको इतने कुछ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 0 किलोमीटर से ज्यादा और 5 किलोमीटर से कम, 5 शामिल नहीं करना है, 5 शामिल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इनके बीच में जितने भी आपके किलोमीटर आएंगे उनको सबको गिन लो, उनको सबको गिन लो। जैसे 3 किलोमीटर, 1, 3 किलोमीटर के बाद में 2, 3, 4, 5, 5 कर्मचारी से कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, तो यहां पर कितनी आती है, 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ऑफिस से घर से दूरी कितनी है, 0 से लेकर के 5 से कम, 5 से कम जो है वो 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूरियां 0 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक है। तो आप ये 5 कैसे हैं, आप गिन लें कि 5 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक के, जो 5 किलोमीटर से कम तक के जितने भी किलोमीटर दे रखे हैं आपको, उनको गिन लो वो कितने हैं, वो कितने। अब 5 किलोमीटर से ज्यादा और 10 किलोमीटर से कम, यानी 5 किलो, जिनको काउंट कर चुके उनको काउंट नहीं करना है। 5, 5, 6, 7, 8 और 9 किलोमीटर, इन 9 किलोमीटर तक का कोई भी अंक आपको अगर मिल जाए तो आप उसको गिन लो वो कितनी बार है, वो कितने हैं वो आप गिन ले। लेकिन 5 से ज्यादा, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूरियां काफी ज्यादा है, जिनकी दूरियां 5 किलोमीटर से ऊपर और 10 किलोमीटर से नीचे है। तो इस प्रकार से आपको इनकी दूरियां आपको बतानी है, तो इस प्रकार से आपको खंडी सारणी बनानी है। अब ऐसी खंडी सारणी बनाने के लिए अपने को मानों की आवृत्ति देखनी है कि कौन मान कितनी बार आया है और उनका मान का दायरा कहाँ तक है, वो अपने को बताना है। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये जो सवाल है, इस सवालों में यही बताना है अपने को, सारणियाँ बनानी है, वो सारणियाँ बना करके अपने को, और केवल सारणियाँ बनानी है। और सारणी भी कौन सी, केवल ये एक तो खंडी सारणी और ये आपकी सतत सारणी बनानी है। लेकिन मानों को गिनते वक्त बिल्कुल सावधानी रखनी है, मानों को गिनते वक्त बिल्कुल सावधानी। बहुत बहुत धन्यवाद।